Hello dear students, I am Dr. Divya Pathak. I welcome you to my YouTube channel Pragyan Studies of English. We are dealing with BA first year syllabus of CCS University Meerut. This is paper 2 entitled English Grammar and Phonetics. This is unit 1. We have already started this unit and today's topic is correct use of noun and pronoun. This is part 2 of the series. Here the first rule is each, either and neither are distributive pronoun, calling attention to the individuals forming a collection and must accordingly be followed by verbs in the singular. Simple words में you should understand कि जो words हैं each, either and neither, इनके साथ verb की singular form लगती है. कैसे समझेंगे? By example, each of the scholars has done well. जब each of the scholars आ गया, एक्चुअली ये each आते ही ये इस ग्रुप में से सिंगल की बात की जाती है, वन की बात की जाती है. दैट इज़ वाई यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. अनदर एग्जाम्पल से समझिए, नाइदर ऑफ देम वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी. देम देखकर यू कैन बी कन्फ्यूज्ड कि इसमें प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन यू शुड कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि ईच, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. समटाइम्स अ प्रोनाउन इज़ इंसर्टेड वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. कभी कभी क्या होता है कि हमें करेक्शन करने के लिए दे दिया जाता है सेंटेंस, एंड देन एक कन्फ्यूज़न होता है कि कुछ ना कुछ काटना होगा, कुछ ऐड किया हुआ एक्स्ट्रा है, ऐसा समझ में नहीं आता. तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक्स्ट्रा प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो. रीड दिस एग्जाम्पल दैन यू विल अंडरस्टैंड इट. द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्ड ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ वोट. ये इनकरेक्ट है. क्यों? बिकॉज यहाँ ही जो कि एक प्रोनाउन है एप्लीकेंट का, वो एक्स्ट्रा यूज़ किया गया है. ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था? द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्ड इज़ एंटाइटल्ड to a vote. Means here the pronoun he is not required. Be careful to use who and whom correctly. For example, there is Mr. Dutt who they say is the best portrait painter in the town. It means देखिए यहाँ ये याद रखना है कि nominative noun की तरह आपको यूज़ करना है who को. यहाँ डायरेक्टली मिस्टर दत्त के नाम के साथ who आ रहा है, दैन इट इज़ करेक्ट. यहाँ आप whom यूज़ नहीं कर सकते. whom कहाँ यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज द मैन हु दे थॉट वॉज डैड. आई वॉज द मैन, ये मैन के साथ डायरेक्टली हु का प्रयोग हुआ है, तो ये नॉमिनेटिव केस है इसलिए. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हु दे वर आई रियली कैन नॉट स्पेसिफाई. हु दे वर, कौन थे वे लोग, मैं उनको स्पेसिफाई नहीं कर सकता. ध्यान रखिएगा कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु रिप्लेसेस whom ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेज. होता क्या है कि हु के स्थान पर whom का प्रयोग अब हम कहाँ करेंगे, क्योंकि आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे, तीनों में who का प्रयोग था. तो whom का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कुछ डिफाइन किया जा रहा हो, डिफाइनिंग क्लॉज हो. एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट whom you thought was so highly of has failed to win the first prize. वो स्टूडेंट जिसके बारे में, नाउ ये एक्सप्लेनेशन है उस स्टूडेंट का, whom you thought so highly of and then has failed to win the first prize. तो इसलिए whom इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि डिफाइन किया गया है स्टूडेंट को. Today whom is not usual except in formal English. who replaces whom, यानी whom का स्थान who ने ले लिया है स्पोकन इंग्लिश में. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल अगर आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तब तो whom का प्रयोग प्रचलन में है, अदरवाइज़ इसका प्रयोग आजकल होना बहुत कम हो गया है. स्पोकन में खाली यूज़ होता है. स्पोकन में whom का स्थान who ने ले लिया है. कैसे? एग्जाम्पल देखिए, सारी बोलचाल की बातें हैं ये. Who did you meet? Who are you doing with? This is the man who I talked about this morning. ये सारी कम्युनिकेशन के डायलॉग्स की तरह यूज़ हुए हैं. तो these examples are from spoken English. एंड विच, बट विच, ये 2 वर्ड्स हैं.
ये द रिलेटिव इटसेल्फ फुलफिल्स द पर्पस ऑफ अ कंजंक्शन, हैंस इसीलिए नो कंजंक्शन शुड बी प्लेस्ड बिफोर इट एक्सेप्ट टू जॉइन टुगेदर टू रिलेटिव क्लॉजेज रेफरिंग टू द सेम एंटीसीडेंट। एक्चुअली होता क्या है कि एंड विच और बट विच के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब दो क्लॉजेज जोड़ी जा रही हों साथ ही साथ वो एक ही चीज़ को रेफ़र कर रही हो, तब थर्ड वाली में हम एंड विच का प्रयोग कर सकते हैं। एक और दो क्लॉज जो जोड़ी जा रही है उन्हीं में एंड विच का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ही पजेस्ड अ सैंडलवुड टेबल, एक क्लॉज, विच वॉज ऑफ एक्सीलेंट वर्कमैनशिप, दूसरी क्लॉज अबाउट द सेम टेबल, सैंडलवुड टेबल की बात चल रही है। ही पजेस्ड अ सैंडलवुड टेबल, एक क्लॉज, which was of excellent workmanship, second clause, and which यहाँ से थर्ड स्टार्ट होती है, and which had been in his family for generations। तो यहाँ पर अब रूल पढ़िए, it will be very clear now, the relative itself fulfills the purpose of a conjunction, hence no conjunction should be placed before it except to join together, except means एक अलावा इसके, टू जॉइन टुगेदर, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, वो भी क्या हो, टू रिलेटिव क्लॉजेस हों, एक ही चीज़ से रिलेट करती हुई दो क्लॉजेस हों, जब उनको जोड़ा जा रहा है तब हम एंड विच बट विच का प्रयोग करेंगे, रेफरिंग टू द सेम एंटीसीडेंट, जो सेम ही वस्तु को रिलेट कर रही हो, रेफ़र कर रही हो। अब ये एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, अब अगला एग्जाम्पल और देखिए। बट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट। अब मैं आपको लॉजिक बताऊंगी कैसे इनकरेक्ट है। ही हैज़ अ वार्डरोब ऑफ वंडरफुल कार्विंग एंड विच, यहाँ एक ही सेंटेंस था, ही हैज़ अ वार्डरोब ऑफ वंडरफुल कार्विंग, और फिर सीधे जोड़ दिया एंड विच। अब क्या चाहिए था हमें, दो क्लॉजेस चाहिए थी, क्लॉज यहाँ सिंगल है, इसीलिए एंड विच का प्रयोग गलत होगा। हैज़ बीन इन हिज फैमिली फॉर जनरेशंस, तो यहाँ पर हमें एक क्लॉज और चाहिए थी अगर हमको एंड विच का प्रयोग करना है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, दे विश्ड मी टू ड्रिंक विद दैम बट विच आई डिक्लाइंड। यहाँ बट और विच दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विच ही पर्याप्त होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आप देखिए दे विश्ड मी टू ड्रिंक विद दैम सिंगल क्लॉज है, उसके साथ बट विच आई डिक्लाइंड का प्रयोग गलत हो जाता, यानी बट विच का यहाँ पर प्रयोग उचित नहीं है, इसीलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। अ नाउन और प्रोनाउन इन द पॉसेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड एज द एंटीसीडेंट टू अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन किसी एक पॉसेसिव केस में शुड नॉट बी यूज्ड एज द एंटीसीडेंट टू अ रिलेटिव प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज़ करने वाला वर्ड के तौर पर यूज़ नहीं किए जा सकते। कैसे, डू नॉट फॉरगेट हिज एंथुजियाज्म हु ब्रॉट दिस मूवमेंट सो फार। ये क्यों इनकरेक्ट है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है इनकरेक्ट। अब इसका लॉजिक समझिए, देखिए डू नॉट फॉरगेट हिज एंथुजियाज्म हु, अब है ये जो हु का प्रयोग हुआ ये एंथुजियाज्म के लिए नहीं हुआ है, ये हु यूज़ हो रहा है हिज के लिए। तो अब क्या करेंगे, हम ऐसा सेंटेंस में चेंज करेंगे कि ये जो हिज था ये एंथुजियाज्म के बाद आ जाए, ताकि हु का प्रयोग उससे जस्ट पहले वाले वर्ड के लिए किया जा सके। कैसे, डू नॉट फॉरगेट द एंथुजियाज्म ऑफ हिम हु ब्रॉट दिस मूवमेंट सो फार। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये हिज का हिम क्यों हुआ जगह चेंज होती। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो ये हिज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, दैट इज़ वाई हिज के स्थान पर हिम का प्रयोग होगा। फिर हिम से ये हु रिलेट किया जा सकता है एंड देन सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब रूल को फिर से ध्यान से देखिए, अ नाउन और प्रोनाउन इन द पॉसेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड एज द एंटीसीडेंट टू अ रिलेटिव प्रोनाउन, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते। या आई होप आपको अब ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये रूल समझ में आया होगा। The relative pronoun is sometimes wrongly omitted when it is subject of the clauses
एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी कभी रॉन्गली ओमिट कर देते हैं। ओमिट मीन्स ड्रॉप कर देना, छोड़ देना, तो उससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता किसी सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ एन इम्पोर्टेंस वुड कैरी हिम थ्रू एनीथिंग। यहाँ कुछ मिसिंग लग रहा है, आप सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में पढ़िए। ही हैज़ एन इम्पोर्टेंस दैट वुड कैरी हिम थ्रू एनीथिंग। ये दैट लगते ही समझ में आ गया कि उसकी इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है, जो कि वुड कैरी हिम थ्रू एनीथिंग। तो यहाँ हमने क्या किया था, एक रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर दिया था रॉन्गली फर्स्ट सेंटेंस में, जिससे कि उसका मीनिंग अनक्लियर हो गया था। When the antecedent is same, जब पहले वाला शब्द जो है वो सेम है, यानी सेम वर्ड का जब प्रयोग हो रहा है, तो द कॉन्सिक्वेंट शुड बी एज और दैट। तो उसके बाद वाला जो शब्द है वो या तो एज हो या फिर दैट हो। कैसे समझेंगे? सी द एग्जाम्पल हियर, दैट इज द सेम मैन दैट वी सॉ येस्टरडे। हिंदी में आप इसका मीनिंग स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। दैट इज द सेम मैन, ये वही व्यक्ति है, यानी दैट का एंटीसीडेंट क्या आया? सेम। ये पहले वाला वर्ड है सेम। दैट इज द सेम मैन, ये वही व्यक्ति है। दैट या फिर लगा सकते थे एज, दैट वी सॉ येस्टरडे, जिसको हमने कल देखा। आई प्लेड विद द सेम बैट। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? सेम बैट। तो वर्ड सेम यूज हो रहा है, दैट यू डिड, तो उसके बाद हमने दैट का प्रयोग किया। इस तरह से याद क्या रखना है, जहाँ भी सेम वर्ड एंटीसीडेंट हो वहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंट या तो एज होगा या फिर दैट होगा। अवॉइड द यूज ऑफ सेम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के लिए सेम वर्ड का यूज न करें एज अ सब्स्टिट्यूट। व्हेन यू हैव एग्जामिन्ड दीज पैटर्न्स प्लीज रिटर्न दैम टू अस। यहाँ सेम का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज आपको अवॉइड करना है यूज़ ऑफ द वर्ड सेम। इस वर्ड का यूज़ आपको अवॉइड करना है एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर फॉर द पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, अस, ये क्या वर्ड्स हैं? ये ऐसे हैं जो आई, मी, माइन, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। यानी आई और वी को, इनका कोई भी फॉर्म है, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या नॉमिनेटिव फॉर्म है, इनको आपको कहना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन ही हैं ये सारे। तो इनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप सेम वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हेन यू हैव एग्जामिन्ड दीज पैटर्न्स प्लीज़ रिटर्न देम टू अस। जब आप एग्जामिन कर लें इन पैटर्न्स को तो कृपया ये हमें लौटा दें। तो यहाँ पर सेम का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट फॉर द पर्सनल प्रोनाउन में सेम का प्रयोग नहीं करना है। When the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative. ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आप यूज़ करें तो उसका वर्ब मैच करना चाहिए, अपने नंबर में भी, अपने पर्सन में भी, अपने जेंडर में भी। तो ये कैसे समझेंगे? सेंटेंस पढ़ के यू विल अंडरस्टैंड इट। दिस इज़ one of the most interesting novels that have appeared this year. ये है one of the most interesting novels, उसके सबसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स में से एक that have appeared this year, जो इस साल पब्लिश हुए, यानी अपीयर हुए, इस साल आए। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली कि यहाँ बात प्लूरल में चल रही है तो आप यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ बात सिंगुलर में चल रही होती तो आप हैज़ का प्रयोग करते। तो सेंटेंस से ही क्लियर हो रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। ये उन सारे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स में से एक है दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, जो इस साल अपीयर हुए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हुए हैं प्लूरल में जा रहा है इसका सेंस, इसीलिए हैव का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज़ दैट हैव पास्ड थ्रू द स्कूल। ये उन सारे क्लेवरेस्ट बॉयज़ में से एक है जो इस साल स्कूल पास कर गए हैं। तो यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल में बात जा रही है।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तीसरा वाला, इसमें बहुत अलग तरीके का ये एग्जाम्पल है। दिस इज द ओनली वन, एकमात्र, केवल यही, इस सेंस में यूज होता है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स, ये उसकी पोएम्स में से एकमात्र ऐसी पोएम है दैट इज वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है। यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? बिकॉज सेंस क्लियर हो रहा है, ओनली वर्ड लग रहा है, तो वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सिर्फ एक पोएम की बात चल रही है, सारी पोएम्स की बात नहीं है। A definite word as the antecedent of the relative pronoun which make the sentence easier to understand than is possible otherwise. Thus the sentence his foot slipped which caused him to fall heavily would be easier reading and hence better. एक definite word as the antecedent, कोई definite word अगर आया antecedent के रूप में of the relative pronoun which make the sentence easier to understand, और वो वर्ड ऐसा हो जो आपके सेंटेंस को ज़्यादा क्लियर कर रहा हो, दैन इज़ पॉसिबल अदरवाइज, जो किसी भी दूसरे तरीके से पॉसिबल नहीं हो, उतना क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो। सो दस सेंटेंस कैसे बनेगा? हिज फुट स्लिप्ड विच कॉज्ड हिम टू फॉल हैवीली वुड बी ईजियर रीडिंग हैंस बेटर। इसका ईजी तरीका क्या है पढ़ने का, लिखने का? हिज फुट स्लिप्ड, उसका पैर फिसला, एंड दिस कॉज्ड हिम, और इसकी वजह से वो फॉल हैविली, दिस कॉज्ड हिम टू फॉल हैविली, जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे गिर गया। तो यहाँ विच की अपेक्षा दिस वर्ड ज़्यादा क्लियर कर रहा है इस स्थिति को, तो हम यहाँ पर ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे जो ज़्यादा क्लियर बना रहा हो सेंटेंस को। सिमिलरली वी शुड से आई वेंट होम फॉर माई अम्ब्रेला एंड दिस prevented me from being in time. I went home for my umbrella. मैं घर गया अम्ब्रेला के लिए, and this, और इसी की वजह से या यही कारण बना जिसने prevented me from being in time, मुझे समय पर पहुंचने से रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ब्रेला को लेकर जाना, तो this means this delaying could be possible because of the action कि मैं गया वापस अम्ब्रेला लेने के लिए और इसी वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई गेव हिम अ सोवराइन एंड दिस लेफ्ट मी पेनीलेस। आई गेव हिम अ सोवराइन, मैंने उन्हें अपना पूरा राजपाट दे दिया, एंड दिस लेफ्ट मी पेनीलेस। पेनीलेस कहते हैं धनहीन को, एक पेनी मीन्स एक रुपया भी नहीं बचा उसके पास, और इसी की वजह से आज मैं पेनीलेस हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ दिस का प्रयोग ज़्यादा क्लियर कर रहा है सेंटेंस को। आप इसी की जगह विच लगा कर देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि उतना क्लियर सेंटेंस नहीं हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब।